नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मयंक शर्मा आज की साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो कक्षा 10 की विज्ञान के सफर में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। तो समझते हैं पहली बात तो प्रिज्म क्या होता है। देखिएगा, इस बोर्ड पर प्रिज्म की जो शेप है वह मैंने ड्रॉ कर रखी है, लेकिन जब आप इस प्रिज्म की शेप को ढंग से देखेंगे तो इसमें आप उसको समझ नहीं पा सकते, क्योंकि प्रिज्म एक 3D शेप होती है। तो आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पर ये दो बुक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे मानिएगा प्रिज्म कुछ इस टाइप का होता है। अब यदि आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक जो पृष्ठ है, आगे वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा वह कैसा भाग है? त्रिभुजाकार भाग है। और आगे और पीछे भी कैसा भाग है? त्रिभुजाकार। और साइड में ये इसको आप देखेंगे तो एक आयताकार भाग है, ये भी एक आयताकार भाग है, और ठीक इसी प्रकार से नीचे भी क्या होगा? एक आयताकार भाग होगा। तो यानी कि प्रिज्म जो होता है बच्चों, वह कांच से बनी हुई एक ऐसी 3D शेप है जिसमें 3 तो कौन से पृष्ठ होते हैं? आयताकार, और 2 कैसे पृष्ठ होते हैं? त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। और इनसे घिर करके जो संरचना बनती है वही क्या कहलाती है? आपका प्रिज्म कहलाती है। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन की घटना। देखना, ज्यादा इस प्रयोग को डिटेल से हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या पाया गया, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि जब आप इस प्रिज्म पर, इस प्रिज्म को रखना कैसे बच्चों? इस प्रिज्म को इस प्रकार से रखना है जैसे मैंने अभी आपको प्रिज्म बताया था। ये क्या है? आपका प्रिज्म। तो जब आप यह प्रयोग करोगे अपवर्तन वाला, तो याद रखना, एक क्या ले लिया आपने? ड्राइंग बोर्ड। और इस ड्राइंग बोर्ड पर प्रिज्म को इस प्रकार से रखा गया है। कैसे? ऐसे। जब आप प्रिज्म को ऐसे रखोगे, क्योंकि अभी आप तो ये क्या है? खड़ा हुआ है। एक प्रकार सपोज कीजिएगा अपने आंखों के आगे वो चीजें दिखनी चाहिए कि एक प्रकार से बोर्ड जो है, ड्राइंग बोर्ड है, वो लेटी हुई है। तो आपको प्रिज्म को इस प्रकार से रखना है कि इसका जो त्रिभुजाकार भाग है वह क्या बन जाए? आधार बन जाए। जैसे मान लीजिएगा यदि कोई सरफेस है यहां पर, तो मैं प्रिज्म को ऐसे रखूंगा। तो ये जब मैं इस प्रिज्म को ऐसे रखूंगा और नीचे क्या है? तल है, तो आप पा रहे हो कि ये त्रिभुजाकार जो भाग है वो क्या बन गया? इसका बच्चों आधार बन गया है। अब जब इस पर क्या कराई जाती है? एक प्रकाश किरण को आपतित करवाया जाता है, तो हम पाते हैं कि वह प्रकाश किरण कहां निकल रही है? यहां से आई, उसका अपवर्तन हुआ और फिर क्या हो गई? वो निर्गत हो गई है। तो यदि इस निर्गत किरण, मेन जो यहां पर चीज है वो समझना बच्चों कि यह कौन सी किरण है आपकी? तो ये आपकी निर्गत किरण है। ये कौन सी? आपकी आपतित किरण। अब यदि इस आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए और ठीक इसी प्रकार से यदि इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए, तो इस आपतित किरण और इस निर्गत किरण के मध्य में आप देख रहे हैं कि कोण बन रहा है, जिस कोण को मैंने यहां क्या नाम दिया है? डी। और वह कौन सा कोण कहलाएगा? आपका विचलन कोण। यानी कि इस डी वाले कोण के बराबर कोण से प्रकाश की जो किरण आ रही थी, जो आपतित किरण थी, वह क्या हो गई है? जब प्रिज्म पर आपतित हुई तो वह विचलित हो गई है। और यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, याद रखना। आपको इस प्रकार से प्रिज्म का डायग्राम दिया हुआ था और इस डी की जगह क्या दिया हुआ था? एक्स। और कह दिया गया था कि बताइए दिए गए चित्र में से कौन सा आपका विचलन कोण है? तो उसका उत्तर क्या था बच्चों? एक्स। तो परिभाषा क्या है विचलन कोण की? कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बना हुआ जो कोण होता है वह कोण क्या कहलाता है? आपका विचलन कोण कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विचलन कोण क्या है। और यहां पर इस विचलन कोण को किससे दर्शाया जा रहा है? इस चित्र में डी के द्वारा दर्शाया गया है। इतना ही पढ़ना है, आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करता हूं आगे वर्ण विक्षेपण की घटना की। तो हमारा अगला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। चलिए बात करते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। तो देखना क्या होता है कि जब आप किसी प्रिज्म पर क्या करवाते हैं, मान लीजिए ये क्या है? आपका प्रिज्म है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए, बी और सी। अब जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को, सूर्य या तारों से आने वाला जो प्रकाश है, मेनली श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म पर क्या करवाया जाता है? आपतित करवाया जाता है।
तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, और वह इन 7 रंगों का जो क्रम होता है वो आप पढ़ चुके हैं पहले ही, विबग्योर होता है। तो जब किसी प्रकाश को, सामान्यतः सूर्य और तारे यानी मिश्रित प्रकाश को जब किसी प्रिज्म पर आपतित करवाया जाता है तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के इन 7 रंगों में विभाजित होने की यह घटना ही क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाती है। तो क्या परिभाषा हुई कि प्रकाश के अवयवी रंगों में विभाजित होने की यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। या आप और ढंग से बात करेंगे तो जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित करवाया जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। यह घटना वर्ण विक्षेपण या वर्ण परिक्षेपण कहलाती है। अब यदि आप गौर से देखेंगे तो इन 7 रंगों को याद करने का क्रम कौन सा है, विबग्योर। वी का मतलब क्या होता है, वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और वर्ण विक्षेपण की घटना में प्रिज्म के द्वारा जब वर्ण विक्षेपण हो रहा है तो हमेशा याद रखना आधार की ओर जो रंग होता है वह तो कौन सा होगा, बैंगनी। और आप देख रहे हैं कि ऊपर की ओर कौन सा रंग है, लाल, और लाल कैसा रंग है, शीर्ष रंग। तो जब किसी प्रिज्म से क्या होती है, घटना होती है वर्ण विक्षेपण की, तो जो आधार की ओर रंग आता है वो आता है बैंगनी, और शीर्ष की ओर रंग कौन सा आता है, लाल आता है। अब इन 7 रंगों को याद करने का क्रम मैंने भी आपको बताया, तो दोबारा लिख देता हूं, विबग्योर। और एक बात और याद रखिएगा कि जब हम वॉयलेट से कहां चलते हैं, इसे लाल रंग की ओर तरफ चलते हैं, तो लैम्बडा जो है, जिसे आप क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, इस तरंग दैर्घ्य के मान में क्या आती है, वृद्धि होती है। कहां से चलने पर बच्चों, बैंगनी से लाल रंग की तरफ चलने पर। और बस इतना याद रखिएगा, जब तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा, तो लाल रंग के लिए जो विचलन कोण होता है वह क्या होता है, कम। पूछ सकता है आपसे कि उस रंग का नाम बताइए जिसके लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होगा, तो याद रखना आर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, इसलिए विचलन कोण का मान क्या होगा, सबसे कम। और बी यानी कि बैंगनी, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम, इसलिए इसके लिए विचलन कोण जो होगा वह कैसा होगा, अधिक। तो यह बात आप याद रखेंगे कि जिसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है, ज्यादा, कौन सा रंग है, वो लाल, इसलिए इसके लिए विचलन कोण का मान कैसा होगा, कम। और बी क्या है आपका, बैंगनी रंग, जिसके लिए विचलन कोण का मान क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। अब यहीं पर एक टॉपिक और मैं आपको बता देता हूं रिलेटेड इससे। आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक हुए, और आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, क्या होता है बच्चों स्पेक्ट्रम, पहली बात तो वो समझ लीजिएगा, एक शब्द लिखा है मैंने यहां पर, स्पेक्ट्रम, जिसे सामान्यतः वर्णक्रम भी कहते हैं। और क्या होता है वो समझना कि आपको जो 7 अवयवी रंग प्राप्त हो रहे हैं, इन 7 अवयवी रंगों का ये जो बैंड है, ये जो पट्टी है, इन 7 अवयवी रंगों के इस बैंड को या पट्टी को ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण की घटना के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सप्तरंगी बैंड को या पट्टियों के क्रम को क्या बोलते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब क्या कहा जा रहा है वो सुनिएगा कि एक वैज्ञानिक हुए आइजैक न्यूटन, और आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। कौन से प्रिज्म का, कांच के प्रिज्म का। और इन्होंने क्या किया वो समझना, इनके मन में ये विचार आया कि जब इन्होंने कांच के प्रिज्म का उपयोग किया तो इन्होंने पाया कि वह सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बट रहा था। तो इनके मन में ये विचार उत्पन्न हुए कि क्यों ना इन 7 रंगों के सामने भी यदि मैं एक प्रिज्म और रख दूं ऐसे, तो यह 7 रंग हो सकता है कि और ज्यादा रंगों में बढ़ जाए। जब इन्होंने ऐसा पाया और इन्होंने ऐसा किया तो इन्होंने उसके बाद ये देखा कि ऐसी कोई घटना नहीं होती है, मतलब ये 7 रंग आगे अन्य रंगों में नहीं बढ़ते।
अब चूंकि थे तो ये वैज्ञानिक ही, तो यहां तक थोड़ा शांत रहेंगे। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने कहा चलो सीधे से कुछ नहीं होता, उल्टा करके देख ले, शायद कुछ उल्टे से हो जाए, है ना। उल्टा करने से बहुत बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि मैंने भैया अभी तो सीधा रखा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो नया प्रिज्म ले रहा हूं उसे पहले वाले प्रिज्म के सापेक्ष कैसा रख रहा हूं, उल्टा। तो क्या कर दिया इन्होंने कि जो नया प्रिज्म लिया, इन्होंने उस प्रिज्म को क्या कर दिया, पहले वाले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टा रख दिया। और जैसे इन्होंने देखा तो चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ कि इन ये जो 7 रंग थे, जब ये इस प्रिज्म पर आपतित हुए तो एक क्या निकल रही थी, निर्गत किरण निकल रही थी। कैसी किरण थी, निर्गत, जो इस प्रिज्म से बाहर निकल रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इन्होंने ये पाया कि इसका जो रंग था वो कैसा था, श्वेत। तो यह मौज हो गई आइजैक न्यूटन की, जो प्रयोग किया वो कुछ ना कुछ तो पा लिया। तो आप क्या बात समझे, आप ये बात समझ गए कि यदि किसी एक प्रिज्म के सामने उल्टा प्रिज्म रख दिया जाए उसके सापेक्ष, तो निर्गत किरण जो होगी उसका रंग कैसा होगा, श्वेत। और इस आधार पर न्यूटन ने कह दिया कि किसी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश या किसी वस्तु के द्वारा जो निकलने वाला प्रकाश है, यदि वह भी सूर्य के प्रकाश की तरह अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो उस प्रकाश को कौन सा प्रकाश कहा जाएगा, श्वेत प्रकाश कहा जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सामान्यतः हम सूर्य के प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी वस्तु से निकलने वाला प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश की तरह इन 7 रंगों में बढ़ जाता है वह कैसा कहलाएगा, श्वेत प्रकाश कहलाएगा। तो बच्चों यहां आपका वर्ण विक्षेपण की घटना क्या हो गई है, समाप्त। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है इंद्रधनुष का बनना। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला हमारा टॉपिक है इंद्रधनुष का बनना। तो समझना बच्चों कि आखिरकार इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है। तो पहली बात तो याद रखना कि सामान्यतः इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होंगी। एक तो होगा आपका अपवर्तन, एक होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और एक होगा आपका वर्ण विक्षेपन। तो होता क्या है वो सुनिएगा कि जब क्या हुई, बारिश होती है, तो बारिश होने के पश्चात जो आकाश में लटक रही जो ये पानी की बूंदें हैं, ये पानी की बूंदें क्या करती हैं, इन आने वाली प्रकाश किरणों के लिए छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। अब कोई प्रकाश किरण जो है वह क्या कर रही है, इस पानी की बूंद के अंदर जब उसने क्या किया, प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। और अपवर्तन की घटना हो जाने के पश्चात ही इसका क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, पहले तो क्या हुआ, इसका अपवर्तन हुआ और अपवर्तन होने के पश्चात यह क्या हो गया, इसका वर्ण विक्षेपण हो गया है। और वर्ण विक्षेपण की घटना होने के बाद बूंद के अंदर ही क्या होता है, इसका आंतरिक परावर्तन होता है। यहां प्रकाश किरणें आई और टकरा करके वापस क्या हुई है, पानी की बूंद के अंतर्गत ही क्या हुई है, परावर्तित तो हो गई है। यानी कि पानी की बूंद के अंदर क्या हुआ, इनका आंतरिक परावर्तन हुआ। और जब आंतरिक परावर्तन पानी की बूंद के अंतर्गत हुआ और जब ये प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं तो उस समय भी इनका क्या होता है, अपवर्तन होता है। और यह अपवर्तित किरणें जब किसी प्रेक्षक की आंख में प्रवेश करती हैं और यह सब 7 रंग जब उसकी आंख में प्रवेश करते हैं तो उन्हें सामान्य क्या दिखाई देता है, एक सप्तरंगी चंद्राकार पट्टी दिखाई देती है। दोबारा सुन लेना, मैंने क्या कहा था कि सामान्यतः जो पानी की बूंदें हैं वह इस वायुमंडल में संचित होने वाले प्रकाश के लिए किसकी तरह कार्य कर रही हैं, छोटे प्रिज्म की तरह। जब यह प्रकाश इस पानी की बूंद के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले तो इसका क्या होता है, अपवर्तन, और अपवर्तन होने के साथ साथ वर्ण विक्षेपण की घटना भी हो जाती है। अब जैसे क्या हुआ, इसका वर्ण विक्षेपण हुआ और क्या हो गया, अपवर्तन हुआ, उसके पश्चात पानी की बूंद के अंतर्गत ही इसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जब यह प्रकाश किरणें बूंद से बाहर आती हैं तो इनके अपवर्तित होने के कारण और ये जो वर्ण विक्षेपण की घटना हुई, इस वर्ण विक्षेपण से जो रंग इस प्रेक्षक की आंख में जाते हैं तो आंख में जाने से आपको एक सप्तरंगी चंद्राकार पट्टी दिखाई देती है जिसे सामान्यतः इंद्रधनुष कहा जाता है। तो परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है
कि वायुमंडल में वर्षा होने के पश्चात जो लटक रही बूंदें हैं, उन बूंदों के अपवर्तन के फलस्वरूप वर्ण विक्षेपण से आकाश में दिखाई देने वाली सप्तरंगी चंद्राकार पट्टी क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाती है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में आपने क्या सीख लिया है? प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन पढ़ लिया, विक्षेपण कोण, आपने विचलन कोण पढ़ लिया, वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया, और आपने क्या पढ़ लिया है? इंद्रधनुष कैसे बनता है, यह भी आपने पढ़ लिया। मिलते हैं अगली कक्षा में। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। जितना ज्यादा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।